हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर सीखने के बाद हम ये जान चुके हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेल। शेल डिवाइड होता है सब शेल्स में, सब शेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में, और ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं क्वांटम नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिखाने की कोशिश करूं तो पहले हमें इसको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या सीख लिया है रिगार्डिंग क्वांटम नंबर। आइए एक एक करके देखते हैं, जस्ट रिकैप क्वांटम नंबर्स का, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। तो जहां तक क्वांटम नंबर्स का सवाल है, मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम क्या बोलते हैं? के ऑर्बिट या के शेल बोलते हैं। इस शेल में एक सब शेल होता है दैट इज 1s, और उसके अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है? 2। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूंगा, इसका नाम है L, इसमें दो सब शेल्स होते हैं 2s एंड 2p। 2s में ऑर्बिटल एक ही होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम, और 2 + 6 अल्टीमेटली मेरे पास सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल वैसे ही n = 3, इसे m ऑर्बिट बोला जाता है। इसमें 3 सब शेल्स होते हैं 3s, 3p, 3d। नेचुरल सी बात है, s में हमेशा 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास में 18। और लास्ट अगर मैं 4 तक ही जाऊं, फोर्थ शेल में जिसको हम एन शेल बोलते हैं, 4 सब शेल्स होते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f। s में नेचुरल सी बात है 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स, d में 5 ऑर्बिटल्स, और f में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। और सभी के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता जाऊं तो टोटल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मेरे पास 32। तो इस तरह से क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम सीखते हैं। फर्स्ट शेल में एक सब शेल 1s, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स 2s, 2p, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स 3s, 3p, 3d, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स 4s, 4p, 4d एंड 4f। लेकिन जिस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन का इनके अंदर जो भरने का सीक्वेंस होता है वो इनकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि पहले फर्स्ट सेल पूरा फिल होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सबसेल्स दी जाती है, और इसे हम सीखते हैं अहमॉफ प्रिंसिपल के अलोंग। तो जब भी हमें क्वांटम नंबर सीखने के बाद ये सीखना हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाएंगे, कि पहले किस सब शेल में फिर किस सब शेल में, तो उसके लिए हमें क्या सीखना होता है? उसके लिए हमें अहमॉफ प्रिंसिपल सीखना होता है। आइए देखते हैं ये अहमॉफ प्रिंसिपल क्या है। आइए देखते हैं ये अहमॉफ प्रिंसिपल क्या है। अहमॉफ एक जर्मन वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है मेकिंग अप या बिल्डिंग अप। अहमॉफ प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने में सबसे पहला पॉइंट हमें सीखना पड़ेगा अहमॉफ प्रिंसिपल। अहमॉफ प्रिंसिपल क्या कहता है? अहमॉफ प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। कि जिस सबसेल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिस सबसेल की एनर्जी कम ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं जब नीचे से ऊपर, तो नेचुरल सी बात है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वहां पहले पैर रखते हो, फिर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। उसी तरह से सब शेल्स के लिए आपको पता है n और l की वैल्यू फिक्स होती है। तो जिस सब शेल के लिए n + l की वैल्यू लेस है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, और सक्सेसिवली इंक्रीजिंग n + l की तरफ जाएंगे। तो जब जो मैंने ऊपर के लेवल पे दिखाया है उस सब शेल के लिए n + l की वैल्यू हाई है,
तो जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू का टोटल कम आएगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, लेकिन कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा। क्या रूल है? n+l की जो वैल्यू है वो जितनी लेस होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन शुड फिल इन दैट सबशेल, इन दैट सबशेल। और जिसके लिए n+l की वैल्यू हाई आएगी उसकी एनर्जी भी हाई होगी, उसकी एनर्जी भी हाई होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, आफ्टरवर्ड्स। तो अगर आपको ये कहा जाए कि ऑफ प्रिंसिपल क्या है और n+l रूल क्या है, तो ऑफ प्रिंसिपल तो इतनी सी बात बोलता है जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें भरता है। ये एनर्जी डिसाइड करने के लिए हम किस रूल की बात कर रहे हैं? ये एनर्जी डिसाइड करने के लिए हम n+l रूल की बात कर रहे हैं। जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू का सम कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, और जिसमें n+l की वैल्यू का सम ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो अगर मैं इसको अपने एक स्कीम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूं, अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता लगेगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं 1s और 2s को, तो n की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 1, ये देखिए। और s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो n+l की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां देखिए n की वैल्यू आ रही है 2 और s सब शेल के लिए इसकी वैल्यू 0, तो यहां पर वैल्यू आ रही है 2। तो अगर कोई मुझे पूछेगा 1s और 2s में एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है 2s की, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में फिल होगा। कई बार दो सब शेल्स के लिए n+l की वैल्यू का सम सेम आ जाएगा। अगर n+l की वैल्यू का सम सेम आ जाएगा तो उस सब शेल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है, और उस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में आएगा अगर n+l की वैल्यू सेम है तो, जिसका n छोटा है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मुझे कहा गया 4p और कहा गया 5s। 4p के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 5। 5s में n की वैल्यू कितनी है? 5 है, और l की वैल्यू 0 है, तो यहां तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर बराबर भी हो जाए तो हम देखेंगे किसके लिए n की वैल्यू छोटी है, तो जिसकी n की वैल्यू बड़ी है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का सीक्वेंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या फर्क है ऑफ प्रिंसिपल में और n+l रूल में। ऑफ प्रिंसिपल तो ये बताता है जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। और n+l रूल उसका टूल है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जिस सब शेल के लिए n+l की वैल्यू का टोटल कम है उसकी एनर्जी कम है, और जिसके लिए n+l की वैल्यू का टोटल ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। इस बेस पर बोहर-बरी स्कीम हम लिखते हैं और उससे एक एनर्जी सीक्वेंस आता है हमारे पास सब शेल्स का। अगर वो सीक्वेंस हम याद कर लेंगे तो बार बार आपको हर स्टेप में ऑफ प्रिंसिपल लगाने की या n+l रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए सब शेल के जो एनर्जी ऑर्डर है वो एक स्पेशल पैटर्न के थ्रू बताए जाते हैं। उन पैटर्न को बोलते हैं बोहर-बरी स्कीम। कैसे बनती है बोहर-बरी स्कीम, आइए देखते हैं। तो बोहर-बरी स्कीम देखने के लिए आपको एक में पैटर्न से, या आप लोग साथ साथ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, 1s 2s 2p 3s 4s, सब s एक ही लाइन में, 5s 6s 7s। 2s के बाद आता है 2p, 3s के बाद आता है 3p, 4s के बाद आता है 4p, 5s के बाद आता है 5p, और 6s के बाद आता है 6p, 7s के बाद आता है 7p। अब 2p के आगे 2d तो हो नहीं सकता, आप जानते ही n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो ये आता है 3d 4d
5d 6d, 4 के आगे f आता है, 3 के आगे नहीं आ सकता, 4f एंड 5f। उसके बाद आप एक काम करेंगे, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं ऐसे इन लाइंस को, इन ऑर्बिटल्स को कट करेंगे, इन सबशेल्स को कट करेंगे। इसका जो पैटर्न मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अब ब्लू वाले एरोज नीचे की तरफ, ब्लू वाले एरोज नीचे की तरफ डाउनवर्ड शो करने, ठीक है। फिर एक ब्लैक डॉट के थ्रू या ब्लैक स्पाइरल फॉर्म के थ्रू आपने फर्स्ट एरो को के हेड को सेकंड एरो की टेल से मिलाना है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट एरो की हेड को ऐसे घूमते हुए सेकंड वाले की टेल से मिलाना है, सेकंड के हेड को थर्ड वाले की टेल से मिलाना है, थर्ड के हेड को फोर्थ वाले की टेल से मिलाना है। ऐसे ही सिमिलर वे में आपने कुछ स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, इस तरह से आपको बनाना है उसको। इसमें बस डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस वाले की आप अपवर्ड करेंगे, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। अब आपको मैं एक पैटर्न ऐसे बना के दिखाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा अभी। तो कैसे मूव करना है, एरो की डायरेक्शन देखते जाओ बस। 1s के बाद किसका नंबर आएगा? 2s का। आफ्टरवर्ड 2p, 3s, 3p, 4s। बोलिए आगे 4s के बाद ये घुमा यहां से, ये पहुंचा यहाँ 3d, 3d के बाद 4p, 5s, 5s के बाद ये घुमा यहाँ, ये चल रहा है, ये 4d, देन 5p, 6s, 6s के बाद ये चला 4f, 5d, 6p, 7s, ये चला आगे 7s के बाद 5f, 6d, 7p। इस तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्कीम है जिसके थ्रू आपको अलग अलग सबसेल्स के एनर्जी लेवल का पता लगेगा। तो कैसे लिखूंगा, इसी पैटर्न को लिख रहा हूं। 1s, 2s, 2s के बाद फिल करना है 2p, 3s, 3p, आफ्टरवर्ड 4s, 3d, 4p, देन 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p। You can imagine कि फर्स्ट शेल को छोड़कर बाकी सब के सब पेयर्स में हैं। आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब के सब पेयर्स में हैं। देखो पहला पेयर मिला 2s 2p का, फिर मिला 3s 3p का, फिर मिला 4s 3d 4p का, फिर 5s 4d 5p का, फिर 6s 4f 5d 6p का, एंड सेम 7s 5f 6d एंड 7p। आपने इसी सीक्वेंस में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है जब भी किसी एटम को आपको बनाना होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, एस सबशेल किसी का ही हो, 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10। और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जब भी आपको किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरह से आपने इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करना, बड़े आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। आइए एक दो एग्जांपल्स हम करके देखते हैं कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। मान लीजिए मेरे पास है एटॉमिक नंबर 15 वाला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 15 जो कि फास्फोरस का होता है। कोई मुझे कहेगा फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाइए, तो मैंने उसी सीक्वेंस, मुझे तो याद है, आपको याद करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। पहले तो सीक्वेंस चेक कर लो, 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s, 2s के बाद क्या आ रहा है? 2p, 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s। अब मैंने बोला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाओ, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। फिर s में कितने? 2। देखो मैंने कहा था ना 1 या 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर s है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, 2p में 6, 3s में 2, तो आप देखेंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब आपको 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 3 रिमेनिंग है।
कोई बच्चा ऐसे डाउट नहीं करे कि सर पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आते तो हैं मैक्सिमम 6, लेकिन हमें तो 15 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, तो यहाँ तक तो 12 हो ही गए। तो जब यहाँ तक 12 हो गए तो लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे, तो बन जाएगा 3p3। इस तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एटॉमिक नंबर 25 आ जाए जो कि निकल का होता है, तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 2 + 2 4 10 12 18 20 25। तो वैसे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, पर यहां तक जो मैंने मैक्सिमम कर लिए तो यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, तो मेरे पास भरने ही 25 हैं, तो मैं फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन डाल के इस तरह से मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताने हैं जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस n+l रूल या बोहर-बरी स्कीम के थ्रू जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होने के दो रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ, पहला रीजन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड and full filled electronic configuration, stability of half filled or full filled electronic configurations। S को छोड़कर बच्चों P, D और F के जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे P3 या P6, D में D5 या D10, F में F7 या F14, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल माने जाते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू। इसका कारण क्या दिया हुआ है, इसका कारण एक दिया हुआ है, एक तो ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक तो ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब आप देखिए, अगर मेरे पास एक P3 कॉन्फ़िगरेशन है और एक मेरे पास P4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको ज्यादा सिमेट्री P3 में दिखेगी, P4 में नहीं दिखेगी, या P6 में दिखेगी, P4 या P5 में नहीं दिखेगी। P6 में भी आपको सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। तो P3 हो या P6 हो, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा सिमेट्री होती है एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रीजन होता है। पहला रीजन मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकल है, पहला रीजन मैंने बोला आपको सिमेट्रिकल है। दूसरा रीजन मैं आपको दे रहा हूं एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। जिस कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, हम कहते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं D5 हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल है, तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण ये है कि मैं चाहूं तो इस स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को चाहूं तो इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं, इससे एक्सचेंज कर सकता हूं, इससे एक्सचेंज कर सकता हूं, इससे भी एक्सचेंज कर सकता हूं। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल में बैठा इलेक्ट्रॉन है वो 4 टाइप के एक्सचेंजेस कर सकता है, 4। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वो इससे तो एक्सचेंज कर ही चुका है, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, तो ये कितने एक्सचेंजेस कर सकता है, 3 एक्सचेंजेस कर सकता है। ऐसे थर्ड वाला इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, तो 2 एक्सचेंजेस कर सकता है, और लास्ट वाला 1 एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो आपको मिलते हैं 10, जो कि D4 में या D6 सिस्टम में नहीं मिल सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जितना एक्सचेंज करता है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक्सचेंज करना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के एक्सचेंजेस का नंबर ज्यादा होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये 2 रीजन है जिसके कारण आपको कई बार
कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या दिखाई देता है, एक्सेप्शन दिखाई देता है। आइए हम बात करें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस की। आइए हम बात करें कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं एक्टिनाइड और लैंथेनाइड एलिमेंट को छोड़ दूं तो एस, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक भी एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि जितने भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखने हैं वो मेनली डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही करते हैं, और उसमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो किसके लिए आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आते हैं। अगर मैं बारीकी से कीनली ऑब्जर्व करूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, तो ये लगभग 20 एलिमेंट्स है पूरी टेबल में, और 12 एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ये कौन कौन से एक्सेप्शंस है, हमें कुछ का पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा 3D सीरीज की, अगर मैं बात कर रहा हूं 3D सीरीज की, 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, तो एटॉमिक नंबर इसके होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसमें एक तो 24 नंबर क्रोमियम और एक 29 नंबर कॉपर। मैं बाकी नहीं लिख रहा एलिमेंट, ताकि आप हाईलाइट्स किस पे कर सको, एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं ये, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले एलिमेंट, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले एलिमेंट है। तो आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए। जैसे क्रोमियम की बात करता हूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो एज पर n+l रूल आप एग्री करोगे कि सर इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर्गन 4s2 3d4। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला, इसका कॉन्फ़िगरेशन मिला 4s1 3d5। अब इसका रीजन तो आप समझ गए होंगे, इसका d5 ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप कर जाता है, और जब ये जंप कर जाएगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे हम स्टेबल या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही चीज कॉपर में भी होती है। कॉपर का होना तो चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन वही बात, इसका फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होने के कारण आर्गन 4s1 और 3d10 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो पहली सीरीज में आपको दो एलिमेंट्स याद रखने हैं, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। चलिए, और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्रोमियम के अंदर 4s1 3d5 दिखाई दे रहा है, और कॉपर के अंदर 4s1 3d10 दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की फैक्ट्री की, जिसको मैं बोलता हूं 4D सीरीज। 4D सीरीज में एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक भरे हुए हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। कैन यू इमेजिन इन 10 में से कितने एलिमेंट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते होंगे n+l के थ्रू? You will be surprised that there are 7 elements out of 10 which shows exceptional electronic configurations. Let us write their configurations as well as their symbol. तो ये है आपका इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, रुथीनियम, रेहिनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। अब अगर मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो इसके 5s और 4d में इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात करें 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, और s में इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2। आपको अच्छे से पता है कि एज पर n+l रूल पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं बेटे, ns में, उसके बाद किसका नंबर आता है, n-d का, है ना। जैसे आप कहते थे 4s और 3d में, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका n+l की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 2, d सब सेल के लिए,
तो नेचुरल सी बात है, एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3d की, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरना चाहिए, 4s में। इसलिए हम लिखते हैं 4s2 3d 1 to 10, यही होता है भाई नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। भाई पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में भर दो, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो d में जाएंगे, 3d1 3d2 3d3 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं जिस के अंदर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे आपको, जिन जिन सबशेल्स में 5s के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे, या तो 0 इलेक्ट्रॉन दिखे या 1 इलेक्ट्रॉन दिखे, बताइए क्या वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले s पूरा भरेगा 2, उसके बाद d का नंबर आएगा। तो जिस एलिमेंट में 4s कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और पहले d स्टार्ट हो गया है, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा क्या? तो फिर मैंने उन्हीं को पिक किया है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। आप देख लेना, जिन जिन के अंदर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उठाते हैं चलो इनको। 41 नायोबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथीनियम, 45 रिहीनियम, 46 ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेडियम, इसमें s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। देन 47 सिल्वर। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 में से 7 कॉन्फ़िगरेशन आपके कैसे हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहली सीरीज में 2 एलिमेंट होते हैं और दूसरी सीरीज में 7 एलिमेंट होते हैं, और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इससे अगले वाले में 2 है, उससे अगले वाले में 1 है, तो टोटल 2 + 7 + 2 + 1, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 12 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। केवल डी की बात कर रहा हूं। अगर मैं एफ की बात करूंगा तो गैडोलिनियम एलिमेंट है, या 5f सीरीज में क्यूरियम एलिमेंट है जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो मैं 4f की बात कर देता हूं, यहाँ पर गैडोलिनियम है, और 5f की बात कर देता हूं, यहाँ पर क्यूरियम है, यहाँ पर क्यूरियम एलिमेंट है Cm, जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ केटायंस एंड एनायंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ केटायन एंड एनायन। आपको पता है कि जब भी किसी एलिमेंट से या किसी एटम से केटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और कभी एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जैसे मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अभी बन गया केटायन, और y कोई एलिमेंट है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बन गया एनायन। तो केटायन या एनायन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके सामने आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए x+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा या y- का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप देख लेना जो भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना पड़ेगा, और y नेगेटिव के केस में जो भी y का कॉन्फ़िगरेशन था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जो भी आपको देगा। तो यहां तो आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन यहां आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहां आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में तो आप ऑफ-बो प्रिंसिपल यूज कर सकते हो भी। अगर आपको क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन को तो आप रूल से कर ही सकते हो 1s2 2s2 3s2 करके। लेकिन याद रखना, जब आपको किसी केटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैं आपको 2-4 टिप्स दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका केटायन s ब्लॉक या p ब्लॉक का है, फिर तो आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कोई खास रूल नहीं लगाना। तो आप बोलोगे एज यूजुअल, जैसे इलेक्ट्रॉन भरे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन भरे थे वैसे आपने खाली करने। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3p5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3p4 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3p3 हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, ये तो आप कर ही लोगे। लेकिन अगर आपका एलिमेंट d या f ब्लॉक का है तो मेरी 2 बातें याद रख लोगे, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर आपको कभी पॉसिबिलिटी मिले इलेक्ट्रॉन को निकालने की, 1 इलेक्ट्रॉन तो ns में निकालना हो और 1 इलेक्ट्रॉन n-d में से निकालना हो, तो ऑलवेज रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल रादर देन n-1d इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है, किनके अंदर, d ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और अगर आपके पास f ब्लॉक एलिमेंट है तो फिर आपको
ये ऑर्डर तो वही रहेगा बेटे। बस सबसे लेट इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने n-2f में से, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको ns में से। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे दिया जाए 4s2 3d6 जो कि Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर मुझे कहा जाए कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालने बेटे, पहले 4s के निकलेंगे, 4s के 2 गए, टोटल 3 निकालने हैं तो एक इसका निकल जाएगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको P की बात करें, आपको 3s2 3p2 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पहले P का इलेक्ट्रॉन निकाल दो और फिर S का इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये हो जाएगा 3s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के निकलने में आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर एस या पी ब्लॉक एलिमेंट है फिर तो जो लास्ट वाला है उसको पहले निकालेंगे, अंदर वाले को बाद में निकालेंगे, यही रूल होना चाहिए। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है वो पहले निकलेगा, फिर सक्सेसिवली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर आपका एलिमेंट डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है तो याद रखना ns और n-1d में से पहले इलेक्ट्रॉन ns में से निकलेंगे, या ns, अब जैसे मान लो मैं कहूं 6s 5d और 4s, तो इलेक्ट्रॉन पहले 6s में से निकलेगा, फिर भी अगर बच गया तो 5d में से निकलेगा, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे निकलने वाले वो किस में से निकलेंगे 4s में से निकलेंगे। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए एक दो करके देखते हैं केस, एक दो केस करके देखते हैं अपन। मुझे कहा गया है कि Fe+3 आयन का एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बताओ, और सेकेंड एंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन इन बोहर मैग्नेटोन। आपको भी ये क्या नई चीज आ गई सर? आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू √n+2। एक फॉर्मूला है, उसको घोट जाओ अच्छे से, बस पूछो मत कहां से आया क्या है। जब भी आपको किसी भी स्पीशीज के लिए एक टर्म पूछी जाए उसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको कभी भी किसी भी स्पीशीज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये इसकी यूनिट ऑफ एग्जीट्यूड लिखनी है Bm, बोहर मैग्नेटोन। जहां तक n का सवाल है, ये उस एटम या आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको निकालना ही आना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने बचेंगे। उसके बाद आप किसी भी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आयरन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अब आर्गन कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही है 4s2 3d6। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालूं, s में से या d, ns में से या n-1d में से? पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे या 3d में से? 4s में से, क्योंकि अभी मैं आपको बता के हटा हूं। लेकिन 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे निकालने हैं 3, तो कोई बात नहीं, फिर एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां से निकलेगा 3d में से निकलेगा। तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन। अब 4s तो बचा ही नहीं, लिख देता हूं 4s 0, और 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज 3d5। और आप लोग जानते ही हैं 3d5 जब भरा जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं बात करूं किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की, तो आप कौन सा रूल उसमें याद रखते हैं? हुन्स रूल। ये भी अच्छा वाला रूल भी आपके सामने आ जाएगा। आपको ये तो पता लग गया n+l रूल से कि अगर कई सारे सबशेल्स दिए हुए हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें डालना है, बाद में किसमें डालना है, ये तो आपको पता लग गया। पर सबशेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एंटर करोगे, वहां पे भी आपको एक रूल की जरूरत पड़ेगी। दैट रूल इज कॉल्ड एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप कहोगे इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, मान लो आपको D6 बनाना है कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ऐसे नहीं करें कि मैं एक साथ पेयर बना के दो इलेक्ट्रॉन भर दूं, नहीं। हुन रूल क्या कहता है? इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, पेयरिंग विल टेक प्लेस आफ्टर व्हेन ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन।
जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, कोई भी ऑर्बिटल अपने पास पेड इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने डी में, तो पहले मैं सबको एक एक दूंगा, 1 1 1 1 1। उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? पहले वाले में। क्या मतलब हुआ? आप पेयर करके नहीं बांटे, आप यूं बांटे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है और वो कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आई, आप हुन्स रूल से ही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास में 22 टॉफीज हैं, 22 टॉफीज हैं और 22 टॉफीज आपने बांटनी है 3 स्टूडेंट्स के अंदर। 22 टॉफीज, अब आपको कैसे बांटेंगे? अगर आप पहले से ही 10-10 टॉफियां बांटने लग जाओ कि पहले स्टूडेंट को 10 दे दी, दूसरे को 10 दे दी, तीसरे किससे कितनी आई? 2, वो रोने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बांटते हो, पहले सबको 1 1 1, फिर दूसरे तीनों को 2 2 2, 3 3 3, तो 22 में से 21 टॉफीज तो बढ़ जाएंगी 3 में इक्वली। वो एक टॉफी है, वो आप चाहे फर्स्ट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा दे सकते हो, उससे आपकी जो टॉफीज का डिफरेंस है स्टूडेंट के बीच में ज्यादा नहीं आएगा। तो हुंड रूल हमेशा किस बात पे डिपेंड करता है? पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद में अगर बच जाए तो फिर फर्स्ट वाले को हम डाल देते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है। तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पांचों के पांचों कैसे रखूंगा? अनपेड रखूंगा। और जैसे ही मुझे पता लगा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 आ गया है, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ तैयार पड़ा है, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 BM। तो म्यू हो जाएगा रूट 35 BM और रूट 35 की वैल्यू अराउंड 5.9 आती होगी। तो इस तरह से मैं किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी स्पीशीज का निकाल सकता हूं एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन मेटल और गिवन एटम और इट्स आयंस। इस तरह से हम N+L रूल सीख लिया, हमने होन्स रूल सीख लिया। एक छोटा सा रूल और सीखेंगे, दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट रूल है इसका, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन। आप तो एक्सक्लूजन को एक्सक्लूसिव से याद रख लो, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, एक ही एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है 4p4। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बना लेता हूं, ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला था 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए इसके ऑर्बिटल के m की वैल्यू -1 है, इसके लिए 0 है और इसके लिए +1 है, 5 वाले के लिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नंबर दे दूं कंपेयर करने के लिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो पहले मैं कंपेरिजन कर रहा हूं 1 एंड 4 को। तो 1 के लिए चारों क्वांटम नंबर इधर लिखूंगा, 4 वाले के लिए इधर लिखूंगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि ये 4p4 है, तो दोनों के लिए ही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है। दोनों के दोनों p सब शेल में है, तो दोनों के लिए L की वैल्यू कितनी है बेटे? 1 है। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही ऑर्बिटल में हैं। किस ऑर्बिटल में है? जिसके लिए इसकी दोनों की वैल्यू -1 ली जाएगी। तो आप कहोगे सर बराबर आ तो रहे हैं, देखो 4 1 -1 4 1 -1, बस इतना ही बराबर आएंगे। क्योंकि आपको पता है स्पिनिंग सेम नहीं हो सकती दोनों की, ये +हाफ है और ये -हाफ है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन +हाफ ले रहा हूं और जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है उसका डाउनवर्ड एरो है, उसकी स्पिन ले रहा हूं मैं -हाफ। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकती है, लेकिन अगर 3 सेम होगी तो चौथी पक्का ही अलग होगी। कई बच्चे सोचते हैं सर आपने तो दोनों इसी ऑर्बिटल के लिए हैं, किसी और ऑर्बिटल के ले लो तो स्पिन सेम हो जाएगी। अरे भैया स्पिन तो सेम हो जाएगी इन दोनों की, फिर ये वाली क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं
इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 को, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आ जाओ, दोनों के n की वैल्यू कितनी है 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, दोनों के l की वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अब इसका m तो है -1 और इस वाले का m कितना बेटे 0, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को रहना है -1 वाले में, इसको रहना है 0 वाले में, वो अलग बात है, दोनों की स्पिन +12 ही है। ये भी अपवर्ड एरो है और ये भी अपवर्ड एरो है। अपवर्ड एरो की अगर प्लस हाफ लेते हो तो डाउनवर्ड वालों की माइनस हाफ लोगे, तो ये दोनों ही अपवर्ड है तो दोनों की प्लस हाफ है। यहाँ पर आप चेक करो कितनी क्वांटम नंबर दोनों की सेम है, 1 2 3। हाँ भाई, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर ही 2 इलेक्ट्रॉन की सेम हो सकती है, अगर चौथी क्वांटम नंबर है तो पक्का ही क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सीख सकते हैं एटम के अंदर। आप वो प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है n+l रूल पर, फिर हमने हेउन्स रूल सीखा, फिर हमने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीखा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किस तरह से टेबल, पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।